नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद पी तिवारी में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं, आज है 29 अगस्त जो कि MP पुलिस का एग्ज़ाम के एनालिसिस देखने वाले हैं। फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज क्वेश्चन पूछे गए थे कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। भारत की साक्षरता दर कितनी है। कटहल किन दो देशों का राष्ट्रीय फल है। और GATT में जी का मतलब क्या है दोस्तों। तो पाई का नृत्य किस राज्य से संबंधित। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। और भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, देखते हैं, क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कौन से क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आया था कि किस विदेशी नेता को 2021 में पद्म विभूषण मिला है। तो दोस्तों इसका आंसर था शिंजो आबे दोस्तों। इनके देखते डिटेल में, हाल ही में जापान के पूर्व CM को सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो शिंजो आबे आपका ऑप्शन आया था, वो राइट था। 2021 में पद्म विभूषण इनको दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन था कि किस विदेशी नेता को 2021 में पद्म विभूषण दिया गया था। तो दोस्तों शिंजो आबे राइट आंसर था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला आया था कि पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड था कि ऑप्शन दोस्तों उड़ीसा और झारखंड दोनों राज्यों में है। तो दोस्तों अगर आपको उड़ीसा ऑप्शन आया होता तो आप उड़ीसा लगा देते, या फिर झारखंड आया होता तो झारखंड। अगर दोस्तों दोनों आते हैं ऑप्शनों में तो बोथ का आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट या सेकेंड या जो भी जिस ऑप्शन में रखे गए हों। तो दोस्तों ये दोनों ही राज्यों में पाइका नृत्य दोनों राज्य से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर दोनों ऑप्शन में तो आप बोथ लगा देंगे, या उड़ीसा आएगा तो उड़ीसा राइट कर देंगे, या फिर झारखंड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आया था कि कटहल किन दो देशों का राष्ट्रीय फल है। ठीक है दोस्तों, पूछा गया था कि कटहल किन दो देशों का राष्ट्रीय फल है। तो दोस्तों एक तो कटहल बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है, एक श्रीलंका का राष्ट्रीय फल है। ठीक है दोस्तों, कटहल बांग्लादेश और श्रीलंका का राष्ट्रीय फल है, जबकि भारतीय राज्यों जैसे केरल है और तमिलनाडु में भी इसे राज्य फल का दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, केरल और तमिलनाडु में राज्य की फल का दर्जा कटहल को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किन दो देशों का राष्ट्रीय फल है। तो दोस्तों बांग्लादेश का और श्रीलंका का राष्ट्रीय फल कटहल हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों है कि भारत किस देश में सबसे ज़्यादा कपड़े का निर्यात करता है। तो दोस्तों किस देश में भारत कपड़े का निर्यात करता है, ये ऑप्शन आया था। ऑप्शन में था दोस्तों अमेरिका। तो आपका अमेरिका यही राइट आंसर था। देखते हैं दोस्तों, कपड़ा मंत्रालय के अनुसार भारत से अमेरिका को सबसे अधिक 27% कपड़ा देता है। ठीक है दोस्तों, बस सबसे ज़्यादा निर्यात भारत अमेरिका से होता है। ठीक है दोस्तों, कपड़े का 27% अमेरिका निर्यात होता है भारत देश में सबसे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, कपड़े का अमेरिका आपका राइट आंसर था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला आया था कि किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान देश की अलग मांग की गई थी। तो दोस्तों मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की अलग मांग कब की गई थी, पाकिस्तान देश हमारा अलग हो। दोस्तों देखते हैं कि इसका राइट आंसर था 23 मार्च 1940 को। ठीक है दोस्तों, देखते हैं विस्तार में। तो दोस्तों पाकिस्तान में बनने की कड़ी में एक अहम पड़ाव 23 मार्च 1940 को आया। इस दिन मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव रखा जिसके बाद पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से दोस्तों ये प्रस्ताव जाना गया कि हम एक अपना अलग देश बनाना चाहते हैं, जिसका पाकिस्तान के नाम से हम एक अपना देश अलग बनाना चाहते हैं। इसके तहत एक पूरी तरह आज़ाद मुस्लिम देश बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव में रखा था कि पाकिस्तान देश बनाने का प्रस्ताव दोस्तों दिया गया था। ठीक है दोस्तों, रखा गया था। तो आज का क्वेश्चन था कि किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान को अलग बनाने की मांग की गई थी। तो दोस्तों 23 मार्च 1940 आपका राइट आंसर था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला था दोस्तों कि गाट मतलब GATT गेट में जी का मतलब क्या है।
तो दोस्तों सबसे पहले तो हम देखते हैं कि गेट का हमें फुल फॉर्म याद होना चाहिए, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। ठीक है दोस्तों, तो इसका दोस्तों फुल फॉर्म है जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जी का मतलब क्या होगा दोस्तों, जी का मतलब हो गया जर्नल। ठीक है, जनवरी 1948 को गेट लागू हुआ था, जनवरी 1948 को गेट की स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म है जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। दोस्तों सॉरी, ट्रैफिक कब गया था, यही टैरिफ है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला आया था कि भारतीय साझेदारी अधिनियम कब पारित किया गया था। भारतीय साझेदारी अधिनियम कब पारित किया गया था दोस्तों, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम या भारतीय साझेदारी या दोस्तों भारतीय भागीदारी इसको कह सकते हैं और भारतीय साझेदारी भी कह सकते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। दोस्तों ये 1932 को पारित हुआ था। ऑप्शन में आपको 1932, 1933, 1940, 1943 ऐसे ऑप्शन दिए गए थे, तो 1932 आपका राइट आंसर था। ठीक है दोस्तों, कि क्वेश्चन था कि भारतीय साझेदारी अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों, 1932 आपका राइट आंसर था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला आया था कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया था, तो देखते हैं इसकी दोस्तों डिटेल में कि तिलक की गतिविधियों ने भारतीय जनता को उत्तेजित कर दिया, लेकिन वे जल्द ही उन्हें ब्रिटिश सरकार के साथ संघर्ष में भी ले आए, जिसने उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्हें 1897 में जेल भेज दिया। मुकदमे और सज़ा ने उन्हें लोकमान यानी कि लोगों के लोकप्रिय नेता की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, तो 1887 जेल भेज दिया गया था और मुकदमे और सज़ा में उन्हें लोकमान की उपाधि प्राप्त हुई थी। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें लोकमान की उपाधि दी गई थी। और दोस्तों अगर क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि बाल गंगाधर तिलक कब जेल गए थे दोस्तों, तो 1897 में जेल भेज दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या आया था कि मध्य प्रदेश में स्थित बिदसा नगर का नाम बिदसा क्यों रखा गया था। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश में जो स्थित है बिदसा नगर, दोस्तों इसका नाम बिदसा क्यों रखा गया। तो दोस्तों देखते हैं कि प्राचीन संस्कृति साहित्य में बिदसा का नाम बेदेश या बेदसा मिलता है। वहीं पाली ग्रंथों में इसे वैश्यनगर या विश्वनगर कहा गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि विविध दिशाओं को यहाँ से मार्ग जाने के कारण ही इस नगर का नाम बिदसा पड़ा। तो दोस्तों विविध दिशाओं में मार्ग जाने के लिए इसका नाम बिदसा पड़ा था। ठीक है दोस्तों, विविध दिशाओं के नाम से इसे जाना जाता है कि विविध दिशाओं को यहाँ से जाने के कारण, ठीक है दोस्तों, विविध दिशाओं में यहाँ से जाने के कारण इसका नाम बिदसा पड़ गया था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला आया था कि चंपारण सत्याग्रह कब पारित हुआ। दोस्तों कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह हुआ था आपका 1917 में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। चंपारण जिले में सन 1917 को एक आंदोलन हुआ, इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। तो दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि पहला सत्याग्रह कौन था, चंपारण का था। किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कि किस जिले में, चंपारण जिला किस राज्य में पड़ता है दोस्तों, तो बिहार में पड़ता है। कब हुआ था, 1917 में। 4-5 क्वेश्चन बन सकते थे जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है दोस्तों, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 को महात्मा गांधी के द्वारा बिहार के चंपारण जिले में, पहला सत्याग्रह है ये। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों था कि FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, खाद्य और कृषि संगठन। ठीक है दोस्तों, FAO खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय। तो दोस्तों इसका मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, रोम इटली में स्थित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला था दोस्तों कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों गंगा नदी भारत की नदी है जो कि बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसे दोस्तों पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। भारत में से गंगा के नाम से जानते हैं, गंगा नदी है जो,
और बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इसका नाम पद्मा नदी, बांग्लादेश के लोग इसे पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या आया था कि भारत की साक्षरता दर कितनी है। दोस्तों कह रहा है कि भारत की साक्षरता दर कितनी है, ये क्वेश्चन आज 29 अगस्त को आया था दोस्तों। तो दोस्तों 74.04% साक्षरता दर है, जिसमें कि पुरुषों के लिए 82.14 और महिलाओं के लिए 65.46, ये आपकी है साक्षरता दर। अगर आपसे टोटल पूछता है तो 74.04 है। ठीक है दोस्तों, अगर महिलाओं की पूछता है तो दोस्तों 65.46 हो जाएगी। अगर पुरुषों की पूछता है तो 82.14, ये आपकी साक्षरता दर है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत की टोटल साक्षरता दर, और दोस्तों पुरुषों की पूछ सकता है और महिलाओं की भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल है आपका। ठीक है दोस्तों, सबसे साक्षरता वाला राज्य केरल है। तो दोस्तों अगर पूछ सके कि भारत का सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है तो आपको केरल लगा देना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला आया था दोस्तों कि भारत का लिंगानुपात क्या है। तो दोस्तों भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। ठीक है दोस्तों, 943 है, अर्थात यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। तो दोस्तों लिंगानुपात 943 है। लिंगानुपात कितना दोस्तों? 943। इसका मतलब है कि 1000 पुरुषों में, अगर 1000 पुरुष हैं तो 943 महिलाएं हैं। ठीक है दोस्तों, ये लिंगानुपात है। 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं। लिंगानुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भारत का लिंगानुपात 943 आपके ऑप्शन में था, 943 आपको लगा देना था। ठीक है दोस्तों, और प्रति 1000 पुरुषों की महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला था कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी थी। तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला आपके ऑप्शन में थे K2, कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट, ये आपके ऑप्शनों में थे। तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची पूछी गई थी आपसे, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं विस्तार में कि सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। तो दोस्तों भारत की तो यह सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे इसकी लंबाई पूछता है तो 8586 मीटर है, यानी कि 28,169 फीट। ठीक है दोस्तों, अगर फिट में पूछता है तो 28,169 फीट हो जाएगा, और अगर आपसे मीटर में पूछता है तो 8,586। ठीक है दोस्तों, ऊंचाई वाली ये चोटी माउंट एवरेस्ट से सिर्फ 262 मीटर कम है। ठीक है दोस्तों, 262 मीटर माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की पहली सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी और ये विश्व की यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी चोटी है। ठीक है दोस्तों, और इसकी लंबाई अगर आपसे पूछता है तो 8,586 मीटर है और फुट में 28,169 मीटर। ठीक है दोस्तों, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया था, मतलब शांति का पुरस्कार किसे मिला था 2022 में। तो दोस्तों 2022 का नोबेल पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बेयालियात्स्की, रूस के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल। ठीक है दोस्तों, एक तो इसे मिला था रूस के मानवाधिकार संगठन को, और एक मिला था यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन यानी कि सिविल लिबर्टीज को। ठीक है दोस्तों, एक तो आपके रूस के सिविल लिबर्टीज को मिला था, एक तो रूस के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को मिला था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के एनालिसिस देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक सारी वीडियो पहुंच सकें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।